बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 50 साल के बाद मशरक़ बईद फिर मैदान जंग बनने वाला है। आज से 45 साल कबल 30 अप्रैल 1975 को अमेरिका जिल्लत और रुसवाई के साथ वियतनाम से निकला था। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद दुनिया ने अभी सुख का सांस लिया था कि हिंद चीनी के वो वियतनामी इलाके जो फ्रांस के कब्ज़े में आए थे, उनमें 19 दिसंबर 1946 को वियतमू गोरिल्लों ने फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ जंग का आगाज़ किया। ये जंग 20 जुलाई 1954 तक चली, जिसमें वियतमू गोरिल्लों को फतह हासिल हुई। खित्ते में 4 नए मुल्क वजूद में आए: शुमाली वियतनाम, जनूबी वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया। इस जंग में 8,42,700 अफराद मारे गए, जिनमें 4,69,000 शहरी थे। इसी जंग में वियतनामी जर्नैल गियाप ने शोहरत हासिल की, जिसने गोरिल्ला जंग के बारे में अपनी मशहूर किताब हथियारों के बगैर जंग, वार विदाउट वेपन्स तहरीर की, जो आज भी मज़ाहमती तहरीकों के लिए एक मैनुअल का दर्जा रखती है। इस जंग में कम्युनिस्ट चीन वियतमू गोरिल्लों की मदद कर रहा था और अमेरिका फ्रांस को असला फराम कर रहा था। फ्रांस इस खित्ते से निकला तो अमेरिका ने 1954 में जनूबी वियतनाम में अपना ठिकाना बना लिया, जिससे एक ऐसी 21 साला जंग का आगाज़ हुआ जिसमें 44 लाख अफराद मारे गए। मरने वाले अमरीकी सिपाहियों की तादाद 13,858 थी, जिनके नाम आज भी वाशिंगटन यादगार के पार्क में मौजूद स्याह दीवार पर कुंदा हैं। अमेरिका को इसके बाद कम्युनिस्ट दुश्मन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान की सूरत एक गर्म मैदान जंग मिल गया। सोवियत यूनियन अपनी ताकत के नशे में सरशार अफगानिस्तान में दाखिल तो हो गया, लेकिन अफगान मुसलमानों के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त ने कम्युनिस्ट निज़ाम की बसात भी उल्टी और रूस को भी आलमी ताकत के मंसूबे से नीचे गिरा दिया। अब अमेरिका वाहिद कुव्वत के तौर पर दुनिया भर में दंदनाने लगा, जगह जगह उलझता और अपनी मर्जी मुसल्लत करता। इराक और अफगानिस्तान 2 ऐसे महाज थे जो इसने अपनी ताकत के इजहार के लिए खोले। इराक में वो ईरान की खुफिया मदद के ज़रिए कामयाब हो गया, लेकिन अफ़गान तालिबान इसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई और बदतरीन शिकस्त का बाइस बन गए। अमेरिका गुज़िश्ता 45 साल जंगों में उलझा रहा। इस दौरान एक दूसरी कुव्वत जो ख्वाबेदा थी, जिसकी पहचान ही एक ताजर पेशा अमन पसंद कौम के तौर पर तारीख में मिलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करती गई। ये लोग लड़ने से इस कदर दूर भागते थे कि दीवारें चीन बनाकर बैठ गए कि अब अमन से रह पाएंगे। मगर पड़ोस में आबाद छोटी सी मंगोल कौम ने चंगेज़ खान की सरबराही में 1205 में इन पर हमले करना शुरू किए और 70 साल मुसलसल जंग के बाद 1279 में किबलाई खान ने पूरे चीन पर कब्जा करके जॉन ख़ानदान के इक़्तिदार की बुनियाद रख दी, जो 1368 तक कायम रही। इस तरह की तारीख के हामिल चीन ने खुद को इन 45 सालों में जंगों से अलहदा रखकर अपनी तवज्जो माशी तरक्की की जानिब मबजूल कर रखी। वो ना तो सोवियत यूनियन और अफ़गान जंग में फ़रीक बना और ना ही अमेरिका की दुनिया पर मुसल्लत की गई दहशतगर्दी की जंग में हिस्सादार हुआ। ये वो दौर था जब माओ ज़ेतुंग की मौत के बाद चीन में कम्युनिज़म भी दफन हो चुका था। माओ के माशरती इनकलाब से नफरत नुमायाँ थी। चेयरमैन माओ विरसे में एक ऐसा चीन छोड़कर गया था जिसका तकरीबन हर घर इसके माशी इनकलाब के कत्लो गारात का निशाना बना हुआ था, और चीन की माशी हालत एक पसमानदा मुल्क जैसी ही थी। माओ के मरने के बाद इक़्तिदार की कशमकश शुरू हुई और डेंग साओबिंग एक अजीम लीडर बनकर उभरा। इसने चीन को मार्केट मईशत के लिए खोल दिया। इस दौर में सिंगापुर की तरक्की के मॉडल का दुनिया भर में चर्चा था। डेन ने इक़्तिदार में आते ही फ़ौरन सिंगापुर में ली को आन हाओ से मुलाकात की और वो इससे बहुत मुतासर हुआ। ली को आन ने डेंग को पहला मशवरा ये दिया था कि आइंदा से दुनिया के ममालिक में कम्युनिस्ट इनकलाब लाने की कोशिशें तर्क कर दो और पहले अपनी माशी हालत को बेहतर बनाओ, और दूसरी बात यह है कि फ़ौरन आलमी माशी मार्केट मईशत के साथ मुंसलिक हो जाओ और माइशत की सिमत बदल दो, मगर एक एहतियात करना, इनके सियासी और जमहूरी निज़ाम को चीन में घुसने ना देना, वरना कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। डेंग फ़ौरन बाद अमेरिका गया और जिमी कार्टर से मुलाकात के बाद इसके सामने मुस्तकबिल के चीन का नक्शा वाज़े हो चुका था। वापसी पर इसने अपनी सख्तगीर पोल्ट ब्यूरो से खिताब करते हुए चीनी ज़बान का मशहूर मुहावरा बोला, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, अगर वो चूहे पकड़ती है तो वो अच्छी है। और यूँ इसने 1979 में चीन को कम्युनिस्ट निज़ाम की आलमी माशी तन्हाई से निकाल कर मगरबी मॉडल वाली मईशत की ऐसी राह पर डाल दिया, जिसका नतीजा आज का जदीद तरक्की याफ्ता और आलमी ताकत की हैसियत से मुनज़्ज़म चीन है। अमेरिका और यूरोप जंगों में उलझे हुए थे और चीन खामोशी से माशी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था।
چین کی اس ترقی کے بارے میں غلط فہمی دل سے نکال لینی چاہیے کہ اس نے ترقی عسکری محاذ پر اپنی سرمایہ کاری کو ختم کر کے کی۔ چین سے زیادہ کون اس حقیقت سے آشنا ہوگا کہ عسکری قوت کے بغیر معاشی ترقی کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ ایک امیر ملک پر دنیا بھر کے لٹیرے منگولوں کی طرح لوٹنے کے لیے چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے صرف معاشی میدان میں ہی نہیں بلکہ عسکری میدان میں بھی بے پناہ ترقی کی۔ اس بات کا احساس امریکہ کو 2019 میں اس وقت ہوا جب طالبان سے مذاکرات شروع ہوئے۔ امریکہ کا جانا ٹھہر گیا تو امریکہ نے سنجیدگی سے چین کی معاشی قوت کو روکنے کے لیے اپنے مشہور انڈو پیسیفک پروگرام کا آغاز کر دیا۔ ویسے تو اس مشن کے حدوحال امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے 11 اکتوبر 2011 کو فارن پالیسی رسالے میں اپنے مضمون تحریر کرتے ہوئے واضح کر دیے تھے۔ مضمون کا عنوان ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ امریکاز پیسیفک سینچری، یعنی امریکہ کی بحر الکاہل کی صدی۔ یہ ایک طویل مضمون ہے جس میں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے اگلی صدی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ یہ مضمون امریکہ کے ان لاتعداد تھنک ٹینکس کی آراء سے مرتب کیا گیا تھا جن کی بنائی گئی پالیسیوں کو امریکہ میں ایک تسلسل حاصل ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہلری کلنٹن نے ایک فقرہ لکھا تھا: جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت امریکہ کے اندر ہے وہ بے وقوف ہیں۔ امریکی طاقت امریکہ کے باہر ہے۔ عراق اور افغانستان کی طویل جنگوں سے تھکے ہوئے امریکہ کے لیے اب فوراً نیا محاذ کھولنا مشکل نظر آتا تھا، لیکن دنیا کے نقشے پر عالمی طاقت کے طور پر زندہ رہنے کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس مضمون کی اشاعت کے بعد امریکہ نے افغانستان، عراق اور مشرق وسطیٰ سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع کیا، اور 8 سال بعد 4 نومبر 2019 کو امریکی دفتر خارجہ نے اپنا انڈو پیسیفک پلان جاری کر دیا۔ اس پلان کے مطابق ہوائی کے جزیرے سے افریقہ کے کیپ ٹاؤن تک کے سمندر پر غلبہ حاصل کرنا مقصود تھا۔ اس سے پہلے امریکی پلان ایشیا پیسیفک کے نام سے تھا، جس میں برما سے ہوائی تک کا سمندری علاقہ آتا تھا، مگر اب اس کی حدود بڑھا دی گئی ہیں۔ اس میں 2 سمندر، بحر الکاہل اور بحر ہند پورے کے پورے شامل کر لیے گئے ہیں۔ ماہرین نے اس پورے علاقے میں طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا ہے تو چین ابھی تک بالادست نظر آتا ہے۔ اگر خطہ جنگ کی لپیٹ میں آتا ہے، اور جو عین ممکن بھی ہے، تو پھر کون کون سے ممالک ہیں جو اس جنگ کا ایندھن بنیں گے؟ کالم کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں شائع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اولیاء مقبول جان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔